तो आज हम एक हाई बिजनेस ग्रोथ करने वाली फार्मा कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है क्वालिटी फार्मा। इस कंपनी को मेजरली पूरा डिस्कशन करने के लिए 4 से 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ इस कंपनी को हम लोग फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कंपनी कामकाज क्या करती है, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है और किस तरह से अपना बिजनेस कामकाज करती है। एंड देन डिस्कस करेंगे कि एफवाई 26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने को लेके किस तरह का गाइडेंस था। ऑल्दो इसकी मैनेजमेंट उतना कॉन्ट्रोल नहीं करती है, बट क्वार्टर 3 एफवाई 26 में भी कॉन्ट्रोल किया था। एंड साथ में जो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है, वहां पे अच्छा खासा गाइडेंस मेंशन कर देती है। तो उससे हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि कंपनी अपना बिजनेस किस तरह से ग्रोथ कराने के लिए देख रही है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, राइट। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इनका एक्चुअल डिलीवरी हुआ है एफआई 26 के अंदर, वो किस तरह से डिलीवरी हुआ है। बिकॉज लाइक जो इनकी गाइडेंस एफआई 26 की, उसको मैच किया है या फिर उसको अंडर डिलीवर किया, वो डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का जो लास्ट कॉन कॉल हुआ था, उसके अंदर मैनेजमेंट ने एफआई 27 और आगे के फाइनेंशियल ईयर्स के लिए किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। एंड साथ में ही अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन और कैपेक्स को लेके किस तरह का यहाँ पे प्लान रखा था। एंड देन इस कंपनी को फिर हम लोग एक वैल्यूएशन एनालिसिस करके भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये पता लग पाए कि इस कंपनी के अंदर किस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है क्या। एंड लास्टली इस कंपनी के बिजनेस को लेकर जो मेजर रिस्क है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस कंपनी को पूरा डिस्कस करने के लिए जो बेसिक 4-5 अपने पार्ट्स रहेंगे, तो इस तरह से इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है। तो जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये कंपनी फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर है और इस कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आता है। अराउंड अराउंड मोर देन 90% बिजनेस एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आता है और लगभग 8-10% के आसपास का बिजनेस इंडिया के डोमेस्टिक सेगमेंट से आता है। बात करें एक्सपोर्ट सेगमेंट में क्या काम करती है, तो लाइक जैसे जो बाकी की हमारी इंडियन फार्मा कंपनीज काम करती है, लाइक यू कैन से जेनरिक दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको बाद में एक्सपोर्ट करती है। एंड साथ में इसका एक दूसरा भी बिजनेस वर्टिकल है, यू कैन से उसको सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस वर्टिकल है, वो वाला भी इनका एक बिजनेस वर्टिकल है। लगभग लगभग 80 कंट्रीज के आसपास में कंपनी अपना मेडिसिन का एक्सपोर्ट करती है। एंड जो इनकी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, करंटली 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मे बी एफआई 27 के अंदर लाइव हो जाएगा। उसके थ्रू अपना सारा यहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करती है। क्या-क्या ये कंपनी क्या-क्या मेडिसिन बनाती है? लाइक आपका कैप्सूल बनाती है, टैबलेट बनाती है, इंजेक्टेबल्स बनाती है, सिरप बनाती है। कौन-कौन सी स्पेशलिटी के अंदर काम करती है? लाइक जनरल मेडिसिन हो गया, ऑन्कोलॉजी होगा, बायोलॉजिकल्स हो गया, इस तरह की स्पेशलिटी के अंदर वाली कंपनी काम करती है। तो हमने ये जानने की कोशिश करी कि ये वाली कंपनी काम किस तरह का करती है और एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर इसका ज्यादा रेवेन्यू आता है कि डोमेस्टिक के अंदर आता है। एंड साथ में कंपनी लाइक अपना एक्सपोर्ट के अंदर किस तरह के कंट्रीज को किस-किस तरह से अपना यू कैन से बिजनेस यहाँ पे करती है। बिकॉज़ जैसे इनकी जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, और ये कंपनी थी मल्टीपल कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। लाइक कुछ-कुछ कंट्रीज आपकी यूरोप वाली होगी, कुछ लैटिन अमेरिका वाली होगी, ऑल्दो यूएसए के अंदर ये कंपनी एक्सपोर्ट नहीं करती है। तो जो टैरिफ वाला इश्यू आया था, उसकी वजह से इस कंपनी को ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। मतलब ये कंपनी यू कैन से यूएसए के अलावा यू कैन से जो रेगुलेटेड मार्केट है, लाइक लैटिन अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ काम करती है। एंड साथ में आपका यू कैन से अफ्रीका वाला कुछ पार्ट हो गया, मतलब जहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वहाँ पे अपना कामकाज करती है। तो उन सारे कंट्रीज की जो यू कैन से फेडरेशन होती है, यू कैन से ड्रग फेडरेशन होती है, उनका अप्रूवल इस कंपनी को चाहिए होता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के ऊपर, ताकि जो यहाँ पे मेडिसिन ये मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका वहाँ पे मार्केटिंग और यू कैन से उन मेडिसिन को वहाँ पे बेचा जा सके। तो यू कैन से हाईली रेगुलेटेड वाले सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। एंड साथ में ही लाइक इन कंपनी का जो नया कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है, यू कैन से एफआई 27 के अंदर एक नई कैपेसिटी भी इन लोग प्लान कर रहे हैं, शायद ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। एंड इस कंपनी ने करंटली, जैसे मैनेजमेंट ने बताया था लास्ट कॉन कॉल के अंदर, कि इनके लगभग 200 के आसपास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका यू कैन से अप्रूवल के लिए इनको भेजा गया है अलग-अलग कंट्रीज की जो फेडरेशन होती है, ड्रग फेडरेशन होती है, उनके पास में। लेट्स सी कितने इनके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि कंपनी काम किस तरह से करती है, एक्सपोर्ट डोमेस्टिक से किस तरह का रेवेन्यू आता है, एंड साथ में ही कहाँ-कहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस होता है। अब एक बार ये डिस्कस करते हैं कि कंपनी ने एफआई 26 के अंदर अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने का क्या गाइडेंस दिया था। तो बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड अराउंड 500 करोड़ रुपीस का यहाँ पे रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका गाइडेंस था कि हमारा EBITDA मार्जिन 22 से 25% के बीच में रहेगा। ये इनका गाइडेंस था एफवाई 26 के लिए। अब एक बार देखते हैं इस कंपनी का एक्चुअल किस तरह से बिजनेस डिलीवर हुआ है एफवाई 26 के अंदर। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार उसको हम लोग एक बार डिटेल में लाइक यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि एक बार सारे नंबर्स जो हैं एक बार हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकें। राइट, आई थिंक विजिबल आई थिंक हो रही होगी। राइट, तो एक बार इनके नंबर को डिस्कस कर लेते हैं।
फर्स्टली बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 के बारे में कि क्वार्टर 4 FY26 के अंदर बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो वाई ऑन वाई यू कैन से क्वार्टर 4 FY25 के कंपैरिजन में क्वार्टर 4 FY26 के अंदर वाई ऑन वाई 36% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। बात करें EBITDA के पर्सपेक्टिव से तो EBITDA यहाँ पे लगभग 50% के आसपास से ग्रोथ किया है। मतलब जो इनका EBITDA मार्जिन है यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है वाई ऑन वाई कंपैरिजन के अंदर। एंड यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो लास्ट क्वार्टर 4 के अंदर इनका प्रॉफिट था लगभग यू कैन से 14.5 करोड़ रुपए के आसपास का। एंड अभी साल क्वार्टर 4 के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ समथिंग 25 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई क्वार्टर 4 के अंदर 77% जो इनका प्रॉफिट यहाँ पे रेज हुआ है। बात करें पूरे कंप्लीट ईयर के बारे में तो FY25 में इनका रेवेन्यू था 370 करोड़ रुपए का। FY26 में अचीव किया 503 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई रेवेन्यू के अंदर 36% से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करने का FY26 के अंदर उसको यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट था लगभग 40 करोड़ रुपए का। इस साल जो इनका प्रॉफिट आया है लगभग 67.40 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया। मतलब प्रॉफिट के अंदर वाई ऑन वाई 72% से यहाँ पे ग्रोथ हुई है। मतलब रेवेन्यू के अंदर 36% से ग्रोथ हुई है एंड प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे 72% से ग्रोथ हुई है। मतलब डेफिनेटली इनको यहाँ पे इनके इबिटा मार्जिन के अंदर अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है। यदि बात करें इनके इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो इनका लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर इबिटा मार्जिन था 22% के आसपास में। इस साल रिपोर्ट हुआ समथिंग समथिंग 25% के आसपास में। और यदि हम लोग बात करें फुल ईयर के बारे में तो FY25 में इनका EBITDA मार्जिन था समथिंग 21.60% के आसपास में। एंड FY26 के अंदर EBITDA मार्जिन यहाँ पे आया लगभग 24% के आसपास में। मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था FY26 का कि हमारा EBITDA मार्जिन 22 से 25% के बीच में रहेगा, उसको यहाँ पे साफ-साफ अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं जो बाकी के कुछ और पैरामीटर्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ऑल्दो मल्टीपल स्लाइड्स के अंदर इन लोगों ने मेंशन कर रखा है अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में, तो उसको हम लोग डिटेल में उतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द इनके फाइनेंशियल्स पे, बिकॉज़ फार्मा बिजनेस है, अलग-अलग स्पेशलिटी का अलग-अलग बिजनेस है, तो उसको डिटेल में उसकी रिसर्च करके पीएचडी करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। हाँ, हमें पता है कि भाई फार्मा बिजनेस है, एक्सपोर्ट करती है, जेनेरिक मेडिसिन्स बनाती है, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करती है, 90% एक्सपोर्ट से बिजनेस आता है। एंड साथ में यू कैन से सीडीएमओ वाले पार्ट के अंदर भी कंपनी काम करती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, ये चीज जरूर है कि आपको पता है जो मेडिसिन वाला बिजनेस होता है काफी यू कैन से फ्रेगमेंटेड बिजनेस होता है। फ्रेगमेंटेड क्या बोलूं, ये मतलब काफी रेगुलेटेड बिजनेस होता है। मतलब यहाँ पे अप्रूवल की बहुत अच्छी जरूरत पड़ती है। यदि कहीं दिक्कत हो जाती है तो उसके बाद में यू कैन से इस कंपनी की फैसिलिटी पे, यू कैन से किसी भी फार्मा कंपनी की फैसिलिटी पे यहाँ पे कुछ यदि क्वेरी आ गई किसी ड्रग फेडरेशन की, तो यहाँ पे यू कैन से उस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट शायद नहीं हो पाता है। हाँ, इन लोगों ने अपनी एक जो नई फैसिलिटी है 6 नंबर की फैसिलिटी, मतलब 5 फैसिलिटी ऑलरेडी है। जो 6th फैसिलिटी है उसके बारे में अपडेट दिया है कि लाइक उसका कंस्ट्रक्शन काम अभी चल रहा है, लगभग 90% कंप्लीट हो गया है। क्वार्टर 2 में कंप्लीट हो गया था। एंड इनका कह रहा है कि कमर्शियल प्रोडक्शन उसका क्वार्टर 3 FY27 में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा अपना कैपेक्स किया है, तो उसके थ्रू नई फैसिलिटी को यहाँ पे ऑपरेशनलाइज कर देगी। जैसे हमने डिस्कस एक बी2बी काइंड ऑफ कंपनी है, तो इसका लाइक मतलब काइंड ऑफ यू कैन से कैश फ्लो का दिक्कत ना हो, इन्वेंटरी स्टक नहीं हो, रिसीवेबल्स अच्छे खासे पड़े हो, एक बार उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। एंड इसका डेट टू इक्विटी रेशियो किस डायरेक्शन जा रहा है उसका भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है, लगभग अभी 0.39 के आसपास आ गया है। एंड यदि बात करें लाइक एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में तो वो भी यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। मतलब इनकी फैसिलिटी यहाँ पे अच्छे खासे यूटिलाइज हो रही है। एंड यदि बात करें कैश कन्वर्जन डेज के पर्सपेक्टिव से तो इनका कैश कन्वर्जन डेज भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली लास्ट के 3-4 साल से इंप्रूव हुआ है। एंड यदि बात करें इन्वेंटरी डेज के पर्सपेक्टिव से वो भी यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, लाइक आपका लास्ट के 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से। मतलब जो इनका वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमने जो मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। ऑल्दो उतना फार्मास्यूटिकल वाले पॉइंट्स पे हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज़ इस स्लाइड के अंदर काफी सारे फार्मास्यूटिकल पॉइंट्स के बारे में अपना इन्होंने अपना समरी लिख रखा है। तो उसपे ऐसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हमें जो मेजॉरिटी ऑफ द यू कैन से फाइनेंशियल नंबर थे, वो हमने यहाँ पे पता लगा लिए हैं। अब एक बार देखते हैं लाइक कंपनी किस तरह से आगे अपना यू कैन से बिजनेस को आगे ग्रो करने का प्लान कर रही है। तो एक हमें जैसे जैसे FY26 के नंबर देखे, मतलब जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी FY26 को लेके, उसको यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बार देखते हैं जो मैनेजमेंट की कॉन कॉल हुई थी उसके अंदर कंपनी ने क्या-क्या अपने बिजनेस को लेके एक्सपांशन को प्लान बताए थे, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं फर्स्टली FY27 के लिए। तो FY27 के लिए मैनेजमेंट का एक गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड अराउंड 650 करोड़ रुपीस का यहाँ पे आप कह सकते हो रेवेन्यू अचीव करेंगे और हमारा EBITDA मार्जिन 25% के आसपास में रहेगा। और ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि FY27 के अंदर हमारा प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा। तो आप देखो FY26 में प्रॉफिट कितना आया था, लगभग 67 करोड़ रुपीस का। तो FY27 के अंदर ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। एंड रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लाइक FY26 का यू कैन से आपका यू कैन से
आपका 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, 650 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू टारगेट करें तो 30% की रेवेन्यू ग्रोथ ये लोग FY 27 में टारगेट कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि हमने जो 200 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं अप्रूवल के लिए मल्टीपल कंट्रीज की ड्रग फेडरेशंस को, यदि वहां पे अप्रूवल आ जाता है, यदि 50% भी हमारा सक्सेसफुल अप्रूवल आ जाता है, तो हम लोग FY 29 के अंदर 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू यहाँ पे इजीली अचीव कर सकते हैं। और 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एक हायर EBITDA मार्जिन पे, मे बी 27-28% के EBITDA मार्जिन पे, मतलब इनका EBITDA यहाँ पे मे बी 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हुआ तो 280-290 करोड़ रुपीस का EBITDA इनका अचीव हो सकता है। मतलब FY 26 के कंपैरिजन में इनका EBITDA यहाँ पे मे बी यू कैन से 100 करोड़ से बढ़ के जो 100 करोड़ का EBITDA इनका FY 26 के अंदर वो मे बी ग्रो करके कहाँ पे जा सकता है? लगभग यू कैन से 280-290 करोड़ रुपए पे जा सकता है। ऑल्दो ये यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंसेज हैं, अच्छी बात है। मैनेजमेंट हर कोई मैनेजमेंट अपने बिज़नेस को लेके बुलिश होता है, अपने बिज़नेस को लेके। तो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। ये भी डिस्कस करेंगे पैरेलली कि इस बिज़नेस में क्या-क्या रिस्क है, बिकॉज़ उन रिस्क का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये B2B बिज़नेस है, बहुत ही हाइली रेगुलेटेड बिज़नेस है। यदि हमने रिस्क डिस्कस नहीं करे तो यहाँ पे अच्छे से हमें पता नहीं लग पाएगा, यार एक्चुअली इस बिज़नेस को हमें किस तरह से यू कैन से देखना चाहिए, किस एंगल से, किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो एंड यदि साथ में बात करें कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया कि हम लोग अराउंड अराउंड 170 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं FY 27 FY 28 में। समथिंग 2 साल के अंदर 170 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान करें, अच्छी बात है जी। बात करें डेट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो कैश फ्लो आता है ऑपरेशन से वो ठीक-ठाक होता है और हमारा तो यू कैन से वर्किंग कैपिटल डेज भी इंप्रूव हो रहा है। तो ऐसे समय कैश की दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो कैश आएगा यू कैन से आपका कंपनी के ऑपरेशन से उसी से हम लोग हमारा अगला कैपेक्स प्लान करेंगे 170 करोड़ रुपीस का 2 साल के अंदर। चलो जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब यदि मतलब मैनेजमेंट तो यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि इस बिज़नेस को लेके बहुत बुलिश है। अच्छा खासा कैपेक्स प्लान भी कर रहा है, अच्छे खासे रेवेन्यू नंबर के गाइडेंस भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इनके बेसिस पे अगर हम लोग वैल्यूएशन एनालिसिस तो करते हैं, पर साथ में एक बार रिस्क पैरामीटर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस करने की बात कर लेते हैं। तो देखो ना, FY 27 के अंदर दे आर टारगेटिंग समथिंग 650 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास में। करंटली इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? समथिंग 2100 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो यदि इस कंपनी का फॉरवर्ड पैट के अकॉर्डिंग, FY 27 के पैट के अकॉर्डिंग इसका फॉरवर्ड पी रेशियो ये लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा? तो उसके लिए 2100 करोड़ रुपीस की जो करंट मार्केट कैप है, उसके अंदर 100 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट का डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा लगभग आपका 21 के आसपास में। इस कंपनी की बिज़नेस की ग्रोथ रेट कितनी है? FY 26 से FY 27 के अंदर समथिंग समथिंग 30% के आसपास में, बिकॉज़ 500 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ा के 650 करोड़ करना चाहते हैं। तो आपका देखो ना, यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, तो उसके लिए जो इसका फॉरवर्ड पी रेशियो है, उसके अंदर बिज़नेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी रेशियो कितना है? आप देखो यहाँ पे लगभग 21 का आया था। बिज़नेस ग्रोथ कितने की है? लगभग 30% के आसपास में। तो इनका फॉरवर्ड जो पैग रेशियो आ रहा है समथिंग समथिंग 0.7 के आसपास में आ रहा है। तो आप देखो, मतलब नॉर्मली एक ऐसी कंपनी जो एक यू कैन से बहुत ही हाइली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करती है, मल्टीपल कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। तो एक आप कह सकते हो काइंड ऑफ B2B काइंड ऑफ बिजनेस कह सकते हैं, बिकॉज़ जो नॉर्मली जो फार्मा कंपनी जो इंडिया में काम करती है, आपने देखा होगा, उनका बहुत बड़ा एमआर का नेटवर्क होता है। लाइक आप मैनकाइंड की बात कर लो, सन फार्मा की बात कर लो, डॉक्टर रेड्डी की बात कर लो, उनका इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एमआर का नेटवर्क होता है। वो अलग-अलग डॉक्टर के यहाँ पे क्लिनिक पे जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं अपनी मेडिसिन को लिखवाने के लिए। मतलब वो काइंड ऑफ इसको कंज्यूमर बिजनेस मान सकते हो। बट इस चीज को जो यहाँ पे हम इस कंपनी की बात करें, उसको प्लीज कंज्यूमर बिजनेस बिल्कुल भी कंसिडर मत कर लेना। हम लोग इसको मेजरली कंसिडर करेंगे B2B बिजनेस, बिकॉज इनका जो जेनरिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और साथ में CDMO वाला बिजनेस है, और इंडिया के अंदर तो बिजनेस है ही नहीं है। तो कंप्लीटली यू कैन से B2B काइंड ऑफ आप इसको बिजनेस को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इस कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है, आप बात कर लो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लो, वो भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है, लगभग 22, 23, 24, 25% के आसपास में। तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। मतलब ओवरऑल यदि हम लोग बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें, कैपेसिटी एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से देखें, एंड साथ में यू कैन से बाकी के हमारे जो पैरामीटर होते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से देखें, तो कंपनी यहाँ पे पास होती हुई दिखाई पड़ रही है, बिकॉज फोर्ट पैग रेशियो भी 0.7 के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो वहां पे भी ऐसा कोई यू कैन से फेयर वैल्यूएशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा यू कैन से बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी नहीं है। बट हाँ, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से एक यू कैन से फेयर वैल्यूएशन पे एक कंपनी यहाँ पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जो मेजर रिस्क है इस बिजनेस का, वो मैं आपके साथ में भी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप लोग एक कान खोल के अच्छे से सारे एक बार पॉइंट्स को जरूर सुनना। ये कंपनी मतलब 2021-22-23 के अंदर इंडिया के अंदर जो जनौषधि वाली स्कीम है ना, उसके अंदर काम करती थी। तो जब ये लोग जनौषधि के स्कीम के अंदर काम करते थे, तो 3-4 स्टेट ने इनकी मेडिसिन को यहाँ पे क्वालिटी के अंदर यू कैन से यू कैन से खराब कर दिया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया था। रीजन बीइंग, मतलब यहाँ पे उनको लगा, लाइक छत्तीसगढ़ को, केरला को, आसाम को, मल्टीपल स्टेट को लगा कि जो ये कंपनी हमको जेनरिक मेडिसिन देती है हमारे जनौषधि सेवा के अंदर पे, उसके अंदर क्वालिटी सही नहीं है, तो रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद में जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, उन्होंने यू कैन से कुछ ब्राइब भी देने की कोशिश करी जनौषधि के अंदर अपनी मेडिसिन को और ज्यादा यहाँ पे सप्लाई करवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए।
उसके बाद में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो पकड़े भी गए थे 2022 के अंदर, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार भी किया था। तो वाला एलिगेशन इन पे चल रहा है। तो काइंड ऑफ यू कैन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से आपको ये फैक्टर देखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये फैक्टर मेरे को सही नहीं लगा इस बिज़नेस के एंगल में। दूसरी बात करें, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि ठीक है, इनका डोमेस्टिक बिज़नेस केवल 8% के आस-पास में ही है। तो आप देख लो, मतलब मेरे को वो जो फार्मा कंपनी जिनका डोमेस्टिक बिज़नेस बहुत कम होता है, 5, 10, 15% के आस-पास होता है, मतलब बिलो 50% होता है, वहाँ पे मेरे को चीज़ें बहुत रिस्की नज़र आती हैं। बिकॉज़ यदि हम लोग किसी फार्मा कंपनी को देखें, यदि उसका डोमेस्टिक बिज़नेस लेट्स से 80-90% के आस-पास में होता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि यार इसका एक कंज्यूमर बिज़नेस है एंड साथ में यहाँ पे अच्छा खासा अपने बिज़नेस को ग्रोथ करा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ कंप्लायंसेस का दिक्कत नहीं आएगा, अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन होंगी। बट अगेन मेरे को यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि इसका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू सेगमेंट मोर देन 90% है। तो वहाँ पे मेरे को एक डाउट फील होता है कि यार मतलब मोर देन 90% एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, कौन-सी कंट्री की तरफ से, कौन से ड्रग फेडरेशन ने आपको यहाँ पे कंप्लायंस में रेड फ्लैग रेज़ कर दिया, आपके रेवेन्यू में दिक्कत आ जाएगी। वो सब यहाँ पे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लीज़ उनका ध्यान में ज़रूर रखना। बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना होता है कि हम लोग केवल रिजल्ट को देख के, मैनेजमेंट के गाइडेंस को देख के ही और फाइनेंशियल पैरामीटर को कैलकुलेट करके, फॉरवर्ड प्राइस रेशियो को कैलकुलेट करके ही हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि उस बिज़नेस की अंडरलाइन रिस्क क्या है। हाँ, यदि डोमेस्टिक कंज्यूमर बिज़नेस होता, तो हमारे जो बाकी के पैरामीटर्स जो होते हैं कि कंपनी का बिज़नेस ग्रोथ का एक्सपेंशन प्लान किस तरह से है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स किस तरह से चेंज हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट 25-30% से होगी कि नहीं होगी और यू कैन से इबिटा मार्जिन एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। और ये सारी चीज़ सेट हो रही है तो रिटर्न रेशियोज़ भी अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, वो देखना एंड साथ में उस कंपनी का फोर्थ पैग रेशियो चेक करके ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कि फेयर वैल्यूएशन, वो चेक करना। वो सारे फैक्टर कहाँ काम आते हैं? जब डोमेस्टिक कंज्यूमर बिज़नेस होता है, जिसके प्रोडक्ट को हम लोग हमारी आँखों के सामने देखते हैं किसी स्टोर के ऊपर, वहाँ पे वो सारी चीज़ें काम में आती हैं। बट जहाँ पे एक्सपोर्ट ड्रिवन बी2बी बिज़नेस हो गया, वहाँ पे उस बिज़नेस के साथ में, उस कंपनी के बिज़नेस के साथ में बहुत सारे रिस्क फैक्टर यहाँ पे जुड़ जाते हैं। स्पेसिफिकली क्वालिटी फार्मा के मैनेजमेंट पे तो यहाँ पे कुछ-कुछ जो मैंने आपको बताया, सीबीआई ने इनको बुक किया था, गिरफ्तार किया था, वो वाले एलिगेशंस भी लगे हुए हैं, ब्राइबरी वाले केस के। तो वाला फैक्टर आप देख लेना, बिकॉज़ हाइली रेगुलेटेड बिज़नेस है, कंप्लायंस का बहुत यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है एंड साथ में एक्सपोर्ट का रेवेन्यू सेगमेंट भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो वहाँ पे मेरे को बिज़नेस पे रिस्क थोड़ी यू कैन से ज़्यादा नज़र आती है। कुछ 1-2 और रिस्क हैं, तो मतलब वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब एज़ सच यदि किसी ड्रग फेडरेशन की तरफ से कोई यहाँ पे रेगुलेशंस, कुछ कंप्लायंस रेड फ्लैग आ गया, तो इनके बिज़नेस को प्रेडिक्ट करना आगे कुछ सालों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब इस बिज़नेस के अंदर मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे बुलिश होके अपना अच्छा-सा गाइडेंस दे रही है, बट इसको प्रेडिक्ट करना अगले 4-5 सालों के लिए मेरे को यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है, राइट? मतलब बिकॉज़ हाइली रेगुलेटेड बिज़नेस है, बहुत सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। किसी तरफ से कोई कंप्लायंस पे, किसी फैक्ट्री पे, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे रेड फ्लैग आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारे रिस्क को ध्यान में रखते ही आप लोग अपना यू कैन से यहाँ पे जो भी कैपिटल एलोकेशन आपको दिमाग में रखना है, उस तरह का डिसीजन मेकिंग आप इन सारे रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते ही प्लीज़ करना। तो एक ओवरऑल मैंने आपको क्वालिटी फार्मा के बिज़नेस के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है, कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, डिस्कस करके डिसाइड करना कि आप तो इस बिज़नेस को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर वॉच लिस्ट का पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। बस सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा तो बस केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी एज़ अ ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। डेफिनिटली मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेरी क्वेश्चन्स को वहाँ पे आंसर करने का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।